नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री 2020 का जो आपका पेपर था, उस पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा ले सकें और आप अपने आंसर्स भी चेक कर लेना, है ना। चलिए, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में मतलब इस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाई इज़ मिल्क कॉल्ड द बेस्ट फूड? दूध को सबसे अच्छा भोजन क्यों माना जाता है? देखिए, यहाँ पर इसलिए माना जाता है कि दूध में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, जैसे इट हैज़ इन वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन। ठीक है, इसलिए इसको बेस्ट फूड माना जाता है, संपूर्ण आहार कहते हैं दूध को। वाई शुड वी यूज़ प्योर मिल्क? हमें शुद्ध दूध क्यों उपयोग में लाना चाहिए? शुद्ध दूध हमें उपयोग में इसलिए लाना चाहिए, इसका आंसर होगा, इट इज़ इसेंशियल दैट द मिल्क वी शुड बी प्योर एंड जम फ्री, है ना। और यहाँ से भी लिख सकते हैं, इम्प्योर मिल्क डज मोर हार्म देन गुड टू बी ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेक फ्रॉम मिल्क? दूध से आप क्या बना सकते हैं? तो दूध से हम बटर बना सकते हैं और दूध से ही हम चीज़ बना सकते हैं, मतलब पनीर। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम मिल्क वी कैन मेक बटर एंड चीज़। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, वी फाइंड कैमल्स इन। कैमल का अर्थ होता है ऊँट। क्या अर्थ होता है? ऊँट। ऊँट हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो ऊँट हमें मिलते हैं हॉट एंड ड्राई कंट्रीज़, मतलब गर्म और सूखे प्रदेशों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पेजेस विच इज अपोजिट ऑफ मीनिंग प्योर। प्योर का अपोजिट मतलब विलोम शब्द लिखना है। तो प्योर का अपोजिट होगा इम्प्योर। क्या होगा? इम्प्योर। IMMPURE। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है, व्हाट आर बीज? बीज क्या है? तो बीज का अर्थ होता है मधुमक्खियाँ। क्या अर्थ होता है? मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? तो मधुमक्खियाँ क्या होती है? बीज आर इंसेक्ट्स। ठीक है, बस इतना ही लिख दिया होगा तो भी सही है, और यहाँ तक भी लिख दिया तो भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू बीज फ्लाई? मधुमक्खियाँ कैसे उड़ती हैं? तो मधुमक्खियाँ जो हैं यहाँ से लिखना था, बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। अपने पंखों से उड़ती हैं, है ना। दे यूज़ देयर विंग्स टू फ्लाई। उनके पंखों का इस्तेमाल करती हैं उड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेग्स टू बीज हैव? लेग का अर्थ होता है पैर। मधुमक्खियों को कितने पैर होते हैं? तो मधुमक्खियों को 6 पैर होते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मधुमक्खियों को 6 पैर होते हैं। दे आल्सो हैव 6 लेग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रिंगर यूज्ड? स्ट्रिंगर का अर्थ होता है डंक। जो डंक मारती है ना मधुमक्खियाँ, है ना, तो इसका वो प्रयोग क्यों करती हैं? तो यहाँ से देखिए आप, द स्ट्रिंगर इज यूज्ड टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। मतलब शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए वह इसका प्रयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू बीज लिव? बीज कहाँ रहती हैं? तो बीज नॉर्थ अमेरिका में रहती हैं और एशिया में रहती हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लेना। फिलहाल मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। जैसे, वेयर डज द ताज स्टैंड? ताज कहाँ पर है? तो ताज, द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यहाँ तक लिखना था। अगला है, हु बिल्ट द ताज? ताज को किसने बनाया है? तो ताजमहल को बनाया शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इन वूज मेमोरी द ताजमहल वाज बिल्ट? तो इन व्यूज़ के स्थान पर आपको लिख देना था मुमताज महल। क्या लिख देना था? मुमताज महल, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए, इन द मेमोरी ऑफ बिलव्ड वाइफ मुमताज महल बिल्ट इट प्योर वाइट मार्बल। यहाँ तक भी आपने लिख दिया होगा तो आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इट टुक ईयर्स टू कंप्लीट द ताज? ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो 20 वर्ष लगे थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 ईयर्स। देखिए, वर्कमैन एंड 20 लॉन्ग ईयर्स लिखा हुआ है ना, 20 मतलब 20 वर्ष लगे थे। अगला है, फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड बिल्ड।
इन द गिवन पेजेस। इसकी नाउन फॉर्म लिखना है तो वो होगी बिल्डिंग। क्या होगी? बिल्डिंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्डिंग, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी। तो इसमें आपको फुल फीस मतलब शुल्क माप के लिए एप्लीकेशन लिखना था, है ना। आपने उम्मीद करता हूँ कर दिया होगा, ठीक है। और समर वेकेशन के लिए लेटर भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था ये नोट मेकिंग एवं समरी के लिए था, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट नोट्स ऑन द अबव पेजेस एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल, है ना। ये नोट मेकिंग एवं समरी के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो बना दिया था, प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा नोट मेकिंग एवं समरी की। यदि आपने ऐसा किया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे नंबर आए होंगे या आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेव वाटर के लिए कंपोजिशन था, तो ये तो आपने नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि इसके अगले इसमें अथवा में दिया गया वंडर ऑफ साइंस का निबंध, तो ये आपने लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब सेक्शन सी की बात करें तो ग्रामर वाले पोर्शन की। ग्रामर के लिए मैंने 25 से 30 वीडियोज़, यहाँ तक कि हो सकता है 50 वीडियोज़ मैंने सेक्शन सी के डाले थे। यदि वो वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो आपने कोई गलती नहीं की होगी। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे लिखा हुआ है माय ब्रदर इज SDO, इसमें एन द का प्रयोग करना है। तो SDO के उच्चारण को हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? SDO। तो SDO का उच्चारण हो रहा है हिंदी वर्णमाला के स्वर से। किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हम वहाँ पर एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एन आएगा। अगला है ही रीड्स रामचरितमानस डेली। तो रामचरितमानस यहाँ पर क्या है? एक रिलीजियस बुक है, मतलब धार्मिक किताब है। तो जब कोई धार्मिक किताब हो तो वहाँ पर हम द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। अगला है इट इज़ 5 o'clock माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। तो मेरी घड़ी में 5 बजे हैं तो वैसे तो इन आना चाहिए अर्थ के अनुसार, लेकिन यहाँ पर इन आते हुए यहाँ पर बाय आएगा। मेरी घड़ी के द्वारा 5 बताए जा रहे हैं। अगला है आई सा ए ट्री ब्रोकन ट्री, मैंने एक टूटा हुआ पेड़ देखा। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन अमंग और बिटवीन। देखिए यहाँ पर आया है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का अर्थ होता है 2 से अधिक, मतलब बहुत सारे बच्चे। तो बहुत सारे बच्चों में मिठाइयाँ बांटना है, तो जब बहुत सारों की बात हो तो अमंग आता है, और 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की बात हो तो उसमें बिटवीन आता है। अगला क्वेश्चन है सी हैज़ ए लेटर। हैज़ आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रिटर्न आएगा। ही इज़ टू बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। तो ही इज़ आया है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो गोइंग आएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो ये इसमें भी रिक्त स्थान है। यू स्विम अक्रॉस द नर्मदा, उसकी क्षमता उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब किसी की क्षमता किसी की एबिलिटी की बात हो तो वहाँ पर योग्यता की बात हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला है सी यूजुअली स्पीक्स। सी आया है सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES आएगा। अगला है राम इज बॉय इन द क्लास। तो द आया है, द सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होता है तो टालेस्ट आएगा। यू मे गो यू लाइक, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तो वेयर मतलब जहाँ होता है तो यहाँ वेयर आएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग दिया गया है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा। आई कैन नॉट जंप आई हैव पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं नहीं दौड़ सकता, क्योंकि मैं नहीं दौड़ सकता तो बिकॉज आएगा। मोहित हैज़ नॉट पेंसिल, नेगेटिव सेंटेंस है हैज़ नॉट तो एनी आएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें डुएस डायरेक्टेड दिए गए हैं। अब पहला है द रेवोल्यूशनरी सेंग ए पेट्रियोटिक सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द रेवोल्यूशनरीज वर सिंगिंग ए पेट्रियोटिक सॉन्ग। अगला है परहैप्स द प्रिंसिपल इन हिज रूम। तो परहैप्स का अर्थ शायद होता है और मे का अर्थ होता है सकना, तो आएगा द प्रिंसिपल मे इन हिज ऑफिस। द प्रिंसिपल मे इन हिज ऑफिस। अगला है द बॉय वाज प्लेइंग, यस और नो में आंसर देना है तो यस द बॉय इज प्लेइंग। अगला है द टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय बहुत गर्म है मैं इसे नहीं पी सकता। तो वेरी को हटाकर इसके स्थान पर सो लगा देना है, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अगला है कमला लर्न्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव करना है तो यहाँ लर्न में एस लगा हुआ है मतलब हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। तो क्या हो जाएगा?
कमला डज नॉट लर्न इंग्लिश। अगला है द सर्वेंट वॉन्ट कम इफ़ यू डू नॉट रिंग द बेल। यदि तुम घंटी नहीं बजाओगे तो नौकर नहीं आएगा। जहाँ पर इफ़ दिया गया है वहाँ पर अनलेस लगा देंगे, और इफ़ को जब हटाते हैं तो वाक्य से डू नॉट भी हटता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द सर्वेंट वॉन्ट कम अनलेस यू रिंग द बेल। ओके, अगला क्वेश्चन है सुबुद्धि वाज शॉक्ड टू सी द पॉट देयर वर नो गोल्ड कॉइन इन द। सुबुद्धि पात्र को या घड़े को देखकर उसको शॉक्ड लगा, उसको झटका लगा, क्योंकि उसमें एक भी सोने के सिक्के नहीं थे। बिकॉज का प्रयोग करना है, तो दोनों वाक्यों के बीच में बिकॉज लगा देंगे। सुबुद्धि वाज शॉक्ड टू सी द पॉट बिकॉज देयर वर नो गोल्ड कॉइन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें ट्रांसलेशन दिए गए हैं। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, तो देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली। वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। अगला है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अगला है तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। अगला है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला है रामू सुबह से तैर रहा है, तो रामू हैज़ बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है मैं कल नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टुमारो। ठीक है, अब सेक्शन डी की बात करें तो इसमें एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक में जो भी लेसन हैं उनसे ये लाइनें ली गई हैं। अब इनको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे नेम द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये जो लाइनें ली गई हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम है द पोर्ट ऑफ गोल्ड से ली गई हैं। अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू हाइड समथिंग इन ग्राउंड। मतलब ज़मीन में कुछ चीज़ को छुपा देना ज़मीन के अंदर, तो उसको बोलते हैं बरी। बरी मतलब दफना देना या ज़मीन में अंदर गाड़ देना। अगला है फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ वाइस। वाइस का उल्टा लिखना है, तो वाइस मतलब बुद्धिमान, इसका अपोजिट होगा अनवाइस। ये सब इसमें पैराग्राफ में दिए गए हैं ना। वेयर डिड दे बरी द मनी। उन्होंने मनी को कहाँ पर दफनाया था, तो उन्होंने कहाँ दफनाया था उन्होंने जो एक पेड़ था बेनियन ट्री, वहाँ पर दफना दिया था। तो यहाँ से लिखेंगे दे बरीड द मनी अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री, बस इतना लिखना था। ठीक है, वेयर डिड दे बरी ये हो गया है। अगला ये भी एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो सेरिकॉफ बिगेन वाचिंग द ओपेरा एंड ही वाज हैप्पी, वह खुश था। अगला है फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो ये द स्नीज ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डाउटेड। डाउटेड है ना, तो इसका जो आएगा वो आएगा कन्फ्यूज्ड। डाउटेड का क्या आएगा, कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अगला है व्हाट डिड सेरिकॉफ से टू जनरल बिजलॉफ। जनरल बिजलॉफ से सेरिकॉफ ने क्या कहा, तो वो बार बार उनसे क्या है माफ़ी मांग रहा था, है ना। तो क्या हुआ, ही अप्रोच्ड जनरल बिजलॉफ एंड मम्मर्ड आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सलेंसी, बस इतना लिखना था, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सलेंसी। ओके, बाकी ये क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने हमारे चैनल के माध्यम से पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे। यदि आपने नहीं देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम आई होगी, और जिन स्टूडेंट्स ने देखे होंगे उम्मीद करता हूँ उनका पेपर अच्छा गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पहला क्वेश्चन है एंगर इज कंपेयर्ड टू, तो क्रोध को किससे कंपेयर किया गया है, तो रेनी क्लाउड से किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट डज एंगर डू टू फेस। क्रोध जब आता है तो हमारे चेहरे का क्या हाल कर देता है, तो ये इट स्नेचेस अवे द चार्म ऑफ द फेस, चेहरे की रौनक को उड़ा देता है। राइट द पोएट्स नेम हु रोट, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा एलिजा कुक। हमारा चैप्टर नंबर 7 है ये, है ना, एंगर, उससे लिया गया है और इसके राइटर का नाम है एलिजा कुक। ठीक है, राइट द पोएट्स नेम हु रोट द पोएम, है ना, एलिजा कुक। ठीक है, बाकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल क्वेश्चन आए थे। पेपर तो काफ़ी सरल था, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको निश्चित आप पास होंगे और आपको अच्छे नंबर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।